बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे विज्ञान साइंस विषय आपका NCERT जैक बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान साइंस। क्लास 10 चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आपको होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन ये विज्ञान की रासायनिक विज्ञान में आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। विज्ञान के 3 शाखा होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग क्या इसमें आते हैं, रासायनिक शास्त्र। चैप्टर 1 कौन स्ट्रीम आते हैं, केमिस्ट्री। तो विज्ञान जो होता है सब्जेक्ट, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान को समझते हैं क्या है, ये विशेष ज्ञान है, प्रमाणित प्रमाणित विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान सब्जेक्ट जो होता है ये विशेष ज्ञान है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
हमारे आसपास में, हमारे संसार में बहुत सारे परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो अस्थाई होता है, जो पूर्व अवस्था में और हम उस परिवर्तन को ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में हम लोग उस नए जो प्रोडक्ट बनता है अभिक्रिया करके, नए प्रोडक्ट को हम लोग उस और पूर्व अवस्था में अभिकारक के रूप में नहीं ला सकते। जैसे भौतिक परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दो होते हैं रासायनिक फिजिकल चेंज, और ये होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो होता है आपका, बताइए कि जो चेंज हो जाता है एक बार, उसके बाद उसका मूल रूप में वापस आ जाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये साइंस सब्जेक्ट का मूल विषय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। बर्फ का पिघलना, उसके बाद आपको पानी, भाप बनना, पानी गर्म होके वाष्प बनना। इसमें आपका आता है दूध से दही बनना, दही बनना, दूध से दही बनना। इसमें क्या होता है, देखिए, दूध से एक बार दही बन गया, फिर दही को हम दूध में नहीं ला पाते हैं। उसी तरह बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल कर पानी बना, पानी फिर बर्फ में आ जाएगा। वाष्प बनना, पानी वाष्प बना, फिर वाष्प को हम पानी में ला सकते हैं। दूध से दही बनना। लोहे में जंग लगना, पदार्थ का संक्षारित होने पर, कोई धातु संक्षारित होने पर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में या कुछ संपर्क में आने से क्या होता है, ये जंग लग जाता है। तो जंग लगा हुआ लोहा फिर पहले जैसा लोहा नहीं बनेगा, इसीलिए क्या होता है, केमिकल चेंज। कागज जलना, कुछ
कुछ ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ होता है। जैसे मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाने से क्या होता है, मोम जल जाता है, वो भौतिक परिवर्तन, और इसका जो धागा जल जाता है, धागा तो और नहीं मिलेगा लेकिन मोम मिल जाएगा। इसीलिए ये दोनों परिवर्तन साथ साथ होता है। मोमबत्ती जलना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों साथ साथ होता है। दोनों परिवर्तन तो संसार में जितने परिवर्तन होता है उसमें जो भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें हम समझ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो कुछ परिवर्तन भी हुई है। रासायनिक समीकरण, केमिकल, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है इनको जब चिन्ह
चिन्ह सिंबल तथा सूत्र फॉर्मूला का प्रदर्शन करते हैं। तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इससे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको तीर से करते हैं, सिंबल को तीर से। रासायनिक समीकरण लिखने को क्या करते हैं? तीर का निशान रखना पड़ता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या हो गया? मैग्नीशियम क्या होगा? रिएक्टेंट्स हो गया। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या होगा? रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्शन, तो इसको क्या करते हैं? रिएक्टेंट्स का क्या करते हैं? अभिकारक। रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ये क्या हो गया? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया उत्पाद। ये क्या बना? उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? एक तो नया चीज बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उत्पाद। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो क्रिया किया, इसको तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब इसको सूत्र और फार्मूला के द्वारा दर्शाते हैं, तो हम लोग को क्या कहते हैं? इसको ई बन गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और ई बन गया आपका रासायनिक समीकरण।
ये आपका बन गया रासायनिक समीकरण और ये बन गया आपका अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ जो रासायनिक इक्वेशन है, यहाँ तो रासायनिक इक्वेशन कहेंगे इसको, तो रासायनिक इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए Mg1 है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इसका Mg में 1 और ऑक्सीजन भी 1 हो गया, तो ये आपका संतुलित नहीं है। दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। Not balanced. तो ये रासायनिक जो इक्वेशन बना वो बैलेंस किया हुआ नहीं है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना पड़ता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक मान का द्रव्यमान का मान का ना तो निर्वाण होता है
न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। जैसे इस धरती में आपका पानी क्या है 70%, पृथ्वी पर पानी कितना है 70% लगभग, लेकिन 100% पानी रहता है, क्योंकि कुछ अवस्था में बर्फ अवस्था में रहता है। वो जो समुद्र और सी और रिवर ये सब मिलकर पानी का 70%। न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। पानी का भी वैसा ही केस है। पानी जो होता है कांस्टेंट होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है, बर्फ के रूप में हो चाहे बाष्प के रूप में हो, पानी के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में उसके पश्चात पैतृक तत्व के और उसके प्रत्येक तत्व के तत्व मतलब होता है एलिमेंट, तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H। इसमें तत्व हो गया। ऐसा तत्व क्या क्या है देखिए, तत्व क्या है, तत्व का इसमें है Zn, इसका अभिकारक का तत्व है Zn HSO। इसमें आपका अभिकारों के अणु की संख्या कितना है, परमाणु की संख्या, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जेड ई परमाणु संख्या कितना है 1 2, हाइड्रोजन का कितना है आपका Zn का है 1, हाइड्रोजन का है 2, S का है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 4। अब इसमें आता है, इसमें भी क्या है Zn का कितना है 1, S का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन का 2 है, Zn का है 1, हाइड्रोजन का है 2, सल्फर का कितना है आपका 1
और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 4। तो बैलेंस हो गया दोनों कारक, अभिकारक और उत्पाद का। ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो उत्पाद का आपका सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया है होती है जिसमें जिस अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निर्गत होता है। जैसे N2 + 3H इसको तीर लगा के 2NH3 देखिए H आपका 6 परमाणु संख्या, इसमें भी 6 है, नाइट्रोजन आपका 2 है। तो ये बैलेंस किया हुआ, बैलेंस। ये रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक इक्वेशन, समीकरण आपका बैलेंस, रासायनिक समीकरण बैलेंस, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन क्या होता है, ऊष्मा अभिक्रिया श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे श्वसन, कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि श्वसन जब होती है
तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन लेकर उसमें हमारे जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है शरीर में, वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदल जाता है और ग्लूकोज में, और उसमें से कार्बन लेकर आपको CO2 फिर आप श्वसन में छोड़ते हैं। श्वसन जब लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम लोग CO2 के रूप में CO2 गैस ये CO2 गैस जो होता है गर्म, ऑक्सीजन से क्या होता है, गर्म। हमारे वायुमंडल के जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन ले लिए। अब हमारा शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है या शरीर का जो ताप होता है, वो ताप को हम लोग CO2 के रूप में फिर गर्म हवा छोड़ते हैं। इसमें ऑक्सीजन से क्या होता है, गर्म, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा का निर्गत हुआ। क्या हुआ, ऊष्मा का निर्गत हुआ। इसीलिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन।
जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो होता है उससे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पादक के निर्माण के साथ, जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा अवशोषित होता है। जैसे N2+O2 2N नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपका इसमें क्या हुआ, आपका ताप घट गया, ताप का शोषण हो, इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
अवकरण अब आते हैं जैसे 2Cu प्लस प्लस O2 गरम किए, गरम करने से ये दोनों को अभिक्रिया गरम किए तो क्या हुआ आपका 2Cu 2Cu तो यह क्या हुआ कपर और ऑक्सीजन को गर्म किए तो 2Cu कपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा। अब आते हैं अवकरण। रिडक्स जिस अभिक्रिया में क्या हुआ ऑक्सीजन का वियोग हुआ और हाइड्रोजन जोड़, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग एवं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग हुआ उससे क्या कहते हैं अवकरण, उससे अवकरण कहते हैं। कहते हैं जैसे आपका आता है CuO, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, उसके बाद H2 हाइड्रोजन, इसको गर्म किए तो क्या हो गया तो CuH2 कॉपर अलग हो गया ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या होगा पानी बन गया H2O, ये जल बन गया। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ छूट गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन था अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन था और अभिक्रिया के बाद क्या हुआ ऑक्सीजन हट गया, वियोग घटाव हो गया और हाइड्रोजन आपको जोड़ और हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें पानी बन गया। अब हाइड्रोजन का योग हुआ और ऑक्सीजन क्या हुआ हट गया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अवकरण कहते हैं, इसे अवकरण कहते हैं। लिख लिए
कहते हैं संक्षारण। जब किसी वस्तु मेटल हो तो उसमें क्या होता है, हम लोग हमेशा देखे हैं कि उसमें संक्षारण हो जाता है। वायु के संपर्क में हो या कोई एसिड हो या नमी हो, इस सब के संपर्क में जब उसका क्षारण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। तो इसीलिए वस्तु को हम लोग पेंट करते हैं, लोहे की वस्तु को हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जब धातु या लोहे पर वायु या नमी की उपस्थिति में भूरे रंग का परत चल जाती है। इससे संक्षारण करते हैं। इसीलिए लोहे को हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो लोहे को हम लोग क्यों पेंट करते हैं, संक्षारण से बचाने। तब क्या होता है, लोहे को हम लोग इस संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, बचने का उपाय, बचने संक्षारण से बचने का उपाय। लोहे के वस्तु को हम लोग पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। लोहे के वस्तु को हम लोग पेंट करते हैं, या लोहे के वस्तु को हम लोग लोहे की कोई भी धातु, लोहा हो चाहे कोई वस्तु को हम लोग जस्तीकरण भी कर सकते हैं। जस्तीकरण, जैसे साइकिल के हैंडल में क्रोमियम का केमिकल रिएक्शन किया हुआ होता है, क्रोमियम का भी प्रयोग करते हैं। लेपन भी करते हैं। तो लोहे के वस्तु को हम लोग जो पेंट करते हैं तो क्या होता है, इसमें आपका वायु और नमी का संपर्क हट जाता है। तो लेके वो जस्तीकरण भी चढ़ाते हैं तो ये पेंटे हुआ, क्रोमियम का लेपन भी करते तो ये
आपका नमी और वायु के संपर्क से हट जाता है, तो ये क्या होता है, संक्षारण नहीं होता। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम क्या है, एक सक्रिय धातु है। क्या है? सक्रिय धातु। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक क्या है, सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया से उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है, एक पतली परत बना, एक
धुंधली परत बन जाता है। जिससे सतह धुंधली हो जाती है, धुंधली हो जाती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। जलाने से पहले रेगमुल साफ किया जाता है। तो मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, एक्टिव मेटल है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक पतली परत बन जाती है, जिससे सतह धुंधली हो जाती है। अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमल से